हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस को, जो आज यूपीएससी के 2020 यानी कि आज के डेट में ये आपका एग्जामिनेशन हुआ है। सीएससी पीटी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग लिए हैं सेट बी से। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कार्बन नैनो ट्यूब के विषय में दिया गया है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, जिसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर डी सही होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लो। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो डी जो है वो सही है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक क्या किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए थे, जिसका आपका आंसर जो है चारों काम जो आपको ए बी सी जो 1 2 3 दिया हुआ है वो सभी में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर भी जो होगा वो होगा आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों के काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच में लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संबंधित है? ध्यान से समझो, ये संबंधित जो है आपका वो है लीजा पाथफाइंडर से, यानी आपका आंसर जो है वो इसका होगा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। भावी माता पिता, आपको 3 आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट है केवल स्टेटमेंट नंबर 2 यही केवल एक सही है, बाकी कोई सही नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आंसर सी। वैसे ही देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है न्यूमोकॉलर, आपके जो कंजुगेट वैक्सीन है उसके विषय में पूछा गया और बताया गया। 3 स्टेटमेंट देके बताया गया है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ये सही है, यानी आपका आंसर जो होगा 5 का वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए यूज किया जाता है। पब्लिक, ये आपके न्यूज में लगातार आया था, करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए है। तो ये आपका जो आंसर होगा वो होगा डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए ये यूज आपका प्रयोग में आ रहा है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है उस आपसे पूछा गया है प्लांट्स के बारे में, और आपको फिर से 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको 3 स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो आपका सही है वो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि बेंजीन पॉल्यूशन, ये आपके पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है, जो ऐसे भी हमेशा यूपीएससी के दृष्टिकोण से हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। तो आपसे पूछा गया है बेंजीन पॉल्यूशन के कौन कौन से कारक होंगे। तो बेंजीन पॉल्यूशन के कौन कौन से कारक होंगे, ये इसमें जितने कारक दिए गए हैं वो सभी कारक, यानी 1 2 3 4 5 वो सभी के सभी सही हैं, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जिसका आंसर है डी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो कोविड से रिलेटेड है, क्योंकि आज के डेट में कोविड का जो महामारी हुई, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है पूरे ग्लोबल में, तो पूछा जा रहा है कि अगर निकट भविष्य में कोई दूसरा ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो कौन सी नीतियां भारत के लिए आवश्यक या होंगी जिससे इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, इसको इजी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको दिया हुआ है 3 स्टेटमेंट, आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा सही होगा। जैसे नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो आंसर होगा वो होगा, एक स्टेटमेंट आपका गलत है। ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स, ये भी गलत है, केवल आपका स्टेटमेंट नंबर सी सही है, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, यदि आप, ये आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप अपने बैंक के जमा खाते से, यानी कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से आप मान लो कि 1 लाख रुपया निकाल लेते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ कि मुद्रा की जो समग्र आपूर्ति 1 लाख से अधिक वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका आंसर
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके हिस्ट्री से आया है, पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? पारमिता शब्द जो है वो सही विवरण क्या है? ये है परफेक्शन हुज अटेन लेड टू द बोधिस्त्व पाथ, यानी कि परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति बोधिस्त्व पाथ प्रस्त हुआ हो, यानी आपका आंसर जो होगा इसका वो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके हिस्ट्री का, जो अब कई बार एग्जामिनेशन में ये आ चुका है क्वेश्चन। ये वेरी फेमस क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 2 और 3। वो सहमति आयु, शादी के लिए सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, ये दोनों पर केंद्रित था। तो आपका आंसर, और ऑप्शन जो ए है शिक्षा, और स्टेटमेंट ए जो शिक्षा पाने का अधिकार है उससे ये रिलेटेड नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? क्यों इसका ह्रास हुआ था? सीधा सा बात है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, मतलब इसका नॉन प्रॉफिटेबल होना। इसमें चूंकि बहुत सारे मार्केट में नई नई खोजें आ चुकी थी, जिस कारण से नील की खेती में लाभ का होना कम होता चला गया था, जिस कारण से इसके खेती में ह्रास हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है, कलकत्ता के फोर्ट में बेल्जियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी? किस लिए? ये कारण पूछा जा रहा है कि क्यों बनाया गया था। तो ये कारण का जवाब जो होगा वो होगा, भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहते थे, यानी कि बेल्जियम के द्वारा जो कारण दिया गया था वो फोर्ट विलियम्सन कॉलेज के लिए, उसका कारण था बी, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उलगुलान अथवा महान उपद्रव, ये बहुत ही फेमस है आपका, ये रिलेटेड होता है संथाल विद्रोह, आपका बिरसा मुंडा विद्रोह से ये रिलेटेड है। इसका आंसर भी होगा आपका बिरसा मुंडा विद्रोह, यानी क्वेश्चन का 15 का जो आंसर होगा वो होगा डी। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया हुआ है। 16 में आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे पहला स्टेटमेंट है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। वैसे ही अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, नहीं, हर्षवर्धन के समय में अमर सिंह नहीं थे। कालिदास चंद्रगुप्त दो के संबंधित है, सही बात है, कालिदास चंद्रगुप्त दो के समय के ही हैं, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो रिलेटेड है आपका बायो से मानव प्रजनन तकनीकी, जो आज के डेट में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का यूज किया जा रहा है। पूछा जा रहा है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध, यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिकल डिजीजेज इन ऑफ स्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन है कि विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या क्या कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर बी, जिसमें 2 नंबर स्टेटमेंट जो है वो केवल गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। 5 नंबर भी आपका गलत होगा, यानी 1, 3, 4 आपके सही है, ऑप्शंस रहेंगे। 19 नंबर VLC के विषय में पूछा गया है कि विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखोगे इसमें तो केवल इसमें एक कथन गलत है, वो है स्टेटमेंट नंबर 2, ये गलत है, यानी 1, 3, 4 ये तीनों सही हैं। 1, 3, 4 यानी आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, यानी 19 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है ब्लॉकचेन तकनीक, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसके विषय में आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट में पूछ रहा है कौन सा कथन
सही है। कौन सा कथन सही है? इसमें आपका स्टेटमेंट नंबर जो 2 है केवल ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी होगा, यानी 20 का आंसर जो होगा वो होगा डी। 21 नंबर देखते हैं, पार्लियामेंट्री। इस क्वेश्चन का हिंदी में मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज विच, आपको सीधा सीधी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटी से कि कौन से गवर्नमेंट को आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहोगे। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन रिमूव बाय इट। बस एक लौता आपके पास यही ऑप्शन होगा कि इसका आंसर होगा जो होगा वो आपका होगा बी। जैसे और भी ऑप्शन आप पढ़ लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या गड़बड़ी है। जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड, क्या सभी राजनीतिक दल सरकार को रिप्रेजेंट करती है? ऐसा कभी नहीं होता है। कोई एक दल आपका पक्ष होता है, दूसरा दल हमेशा विपक्ष होता है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल कैन बी रिमूव है, क्या पीपुल के द्वारा जो हम लोग चुनते हैं तो क्या वही पीपुल इसे हटा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट इज चूजन बाय पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म, फिक्स टर्म के पहले भी उसका रिमूवल संभव है अगर उसके मेजोरिटी का लॉस हो जाए तो। वैसे फिर पूछा गया क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये बहुत ही फेमस और बहुत पुराना क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही बताया गया है इंडिया के बारे में कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 23 भी पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिस स्ट्रक्चर of federalism, secularism, fundamental right and democracy. A constitution of India provide for judicial review to safeguard the citizen liberty and to preserve the ideals on which the constitution is based। तो इसका जो आपका पूछा जा रहा है इसमें आपका करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट क्या होगा? दोनों आपका ऑप्शन जो है वो सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। यानी क्वेश्चन नंबर हमने 23 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मोस्ट वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। पूछा जा रहा है गांधी के फिलॉसफी और मार्क्स के फिलॉसफी में क्या कॉमन एग्रीमेंट था? तो इसका कॉमन जो एग्रीमेंट था वो था द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का दोनों के फिलॉसफी में था, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या सही है? क्या ब्यूरोक्रेसी एक एजेंसी है फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? क्या पार्लियामेंट के डेमोक्रेसी को बनाने वाली है ब्यूरोक्रेसी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, एजेंसी फॉर स्ट्रेंथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से ब्यूरोक्रेसी को कोई मतलब नहीं है। एजेंसी टू फैसिलिटिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों को लागू करना, यह है आपकी ब्यूरोक्रेसी। ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेम्बल और टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछा गया है प्रेम्बल से, कि क्वेश्चन है कि प्रेम्बल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत सारे चेंजेज आए थे और 2 केस के बाद फाइनली ये डिसीजन में आया है कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहां पर मिल रहा है। बट दोनों में एक डिफरेंस है। बोला गया, सी में बोला जा रहा है हैज द, यानी प्रेम्बल हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, और ऑप्शन डी बोल रहा है हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि प्रेम्बल को आप जुरिडिक्शन में नहीं ला सकते हो, यानी आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड ट्रेंच के बारे में, रिजर्व ट्रेंचेस रिफर किसके लिए रिफर किया जाता है? ये जो होगा वो होता है हमारा, इसमें ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, इसमें आपका जो आंसर था वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 में जो दिया हुआ है, विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 4। पार्ट 4 आप लोग भी जानते हो, पार्ट 4 क्या है?
पार्ट 4 जो है वो बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसको कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है? नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। सही बात है, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जाता है। प्रिंसिपल लेट डाउन इन द पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग। हाँ, ये आपके डिसीजन मेकिंग यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जब नाम ही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जब स्टेट पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए उसे कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। यानी आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो आंसर होगा वो होगा डी होगा 2 और 3, यानी कि इसका आंसर आप कह सकते हो आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 में है अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 मंथ इवेंट। हम जानते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकते हैं अगर उसका नाम वोटिंग लिस्ट में यानी कि वो भारत का नागरिक है तो। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वोटिंग का राइट 18 ईयर्स में मिल जाता है और आपको अगर एमपी बनना है तो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 21 और अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25। यानी यह आपका ऑप्शन 8 नंबर स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा जो है वो है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है उसमें बोलता है कि अगर किसी पर्सन को क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जेल हुआ हो 5 साल के लिए तो वो परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो 6 ईयर के लिए डिस्क्वालिफाई होता है। यानी कि आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और सी थिंक्स फिट। क्या आपके प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी स्थान पर जहां उनको लगता है कि पार्लियामेंट का सेशन हो सकता है उस जगह पर वो सेशन को समन कर सकते हैं? यस, ये प्रेसिडेंट का पावर है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन ए ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये गलत है आपका, ऐसा नहीं, मैंडेटरी होता है ये। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डे दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। ये मिनिमम नंबर ऑफ डे फाइनल है, ये आपका गलत है। यानी कि आपका स्टेटमेंट केवल एक सही होगा, यानी आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 30 का वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। ये आपको आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, केवल इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है स्टेटमेंट नंबर 3। यानी आपका जो आंसर होगा 31 का वो होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। राज्यसभा और लोकसभा पे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में समान शक्तियां है। तो आप जान रहे हो अखिल भारतीय सेवा जो सेवा होता है ये केवल लोकसभा से पारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, जिसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। संविधान के संशोधन के विषय में लोकसभा और लोकसभा दोनों के पास बराबर शक्तियां होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपके जो आपका स्कीम चलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, उसके विषय में 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है पहला और दूसरा तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य में और SC ST के बेनिफिशियरी के लिए ये ज्यादा ही प्रयोग किया जाएगा। और स्टेटमेंट 3 और 4 जो दिया हुआ है वो आपका गलत है, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर ए। यानी 33 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 34 देखते हैं, 34 में है कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में। ये आप भी जानते हो कि अनटचेबिलिटी कहां पर होगा। अनटचेबिलिटी का जो अधिकार है वो होता है आपका समता के अधिकार में, डी। आर्टिकल नंबर 17 होगा ये आपका अनटचेबिलिटी, जो आपको इक्वलिटी ऑफ पावर में दिखता है, इक्वलिटी ऑफ राइट्स में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण
किस व्यायादेश में लागू किया गया था? ध्यान से समझ लो, इसका ये होगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही ये दिया हुआ है कि ये आपका न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के सॉल्यूशन थे जो पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमारा 35 से लेकर 70 तक होगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल हमारी अपनी पाठशाला को देख सकते हैं। हमारी अपनी पाठशाला पे आपको सभी प्रकार के सॉल्यूशन मिलेंगे और इसके बाद हम लोग जो है इसका विस्तृत चर्चा करके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस प्रकार इन सभी का आंसर दिया गया है। धन्यवाद।